सबसे खराब से खराब मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फोर्सेस और टाइप्स ऑफ फोर्सेस को समझ जाना चाहिए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग को एफबीडी बनाने नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे आप लोग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक फैक्टर है फोर्सेस को पहले पहचानना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला जो हमारा फोर्स हम लोग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनकाउंटर करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग सब लोग पहले से ही जानते हैं कि ये दो मासेस के बीच में हो सकता है, या हम लोग जनरल लैंग्वेज में ये समझे हुए हैं कि अर्थ जो है किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचता है। तो मान लीजिए किसी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, तो इसको अर्थ नीचे के तरफ खींचेगा। इस पे अपने को क्या लगा देना है, सिंपली mg लगा देना है। कोई भी चीज कहीं भी हो, अगर सपोज इंक्लाइन प्रॉब्लम हो और इस पे आपने कुछ रखा हुआ है, तो आपको यहां ग्रेविटी कैसे लगाना है, सीधे नीचे लगा देना है। सीधे नीचे मतलब सीधे ऐसे। इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ना है इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको कैसे लगा देना है, mg नीचे लगा देना है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई वॉल है, उस पे किसी वजह से कोई भी चीज जो है वो स्टिक किया हुआ है, तो इस पे भी mg अपन किधर लगाएंगे, नीचे की तरफ mg लगा देंगे। मान लीजिए हम लोग इसको फोर्स F लगा के दबाए हुए हैं, इस पे mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के जगह पे डायरेक्ट अर्थ है और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी भी जगह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें आप mg नीचे के तरफ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अर्थ है। तो अर्थ के तरफ mg किधर लगेगा, सेंटर के तरफ। इस बात का ध्यान रखेंगे। इन सारे चीजों में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स हो जाता है, इस वजह से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। तो कभी भी जनरल ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो mg सीधे नीचे लगाएंगे, लेकिन अर्थ खुद ही वहां मौजूद है तो वहां पर आप mg अर्थ के सेंटर की तरफ लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फोर्स का, जो कि है नॉर्मल फोर्स। दूसरे फोर्स का जो कि हमारा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है, और टेबल के ऊपर कोई भी चीज आप रख देंगे, टेबल के ऊपर कोई भी चीज आपने ब्लॉक वगैरह रख दिया है, तो पिछले बार आप क्या लगाते थे, mg लगाते थे। तो mg तो पिछले बार की तरह नीचे आप लगा देंगे, लेकिन नॉर्मल कहां लगेगा, सीधे परपेंडिकुलरली ऊपर। ये 90 डिग्री पे लगेगा ब्लॉक के, हमेशा ऊपर। इसमें कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसपे हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझना चाहते हैं तो ये एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल। ग्रेविटेशन नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो मासेस के टच में रहना जरूरी नहीं है ग्रेविटी लगाने के लिए, लेकिन नॉर्मल लगाने के लिए टच में रहना जरूरी है। तो इसमें नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर लग गया। मान लीजिए हमारे पास कोई वॉल है और इस पे हमने किसी चीज को रखा हुआ है, ऐसे दबा के F फोर्स से हमने इसको दबाया हुआ है, तो इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, सामने। और mg तो हम लोग जस्ट सीखे हैं, mg किधर लगेगा, नीचे। चलिए एक और केस को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्रॉब्लम है और इंक्लाइन पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक। इस पे हमारा नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। बॉडी पे 90 डिग्री लगाएगा। और mg जैसा कि हमने बताया नॉर्मल हमेशा नीचे ही लगना है। अगर मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, तो अर्थ पे mg तो सेंटर के तरफ लगेगा और इसका नॉर्मल अर्थ के सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा। ये अर्थ का सरफेस
ऐसे टेंजेंट है, इसको पैरेलली शिफ्ट किया हुआ है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। तो आप ये सरफेस दोनों पैरेलल लाइंस है, तो आप देख रहे हैं कि सरफेस के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि हम लोगों से यूजुअली ये गलतियां हो जाती हैं कि हम लोग नॉर्मल हवा में भी लगाने लगते हैं। नॉर्मल हवा में कभी नहीं लगता है। जब भी किसी सरफेस पे दूसरी बॉडी टच कर रही होगी तो दोनों बॉडीज पे परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अगले फोर्स के बारे में बात करते हैं, टेंशन फोर्स। ये फोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट का नहीं हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि रस्सी जो है वो हमेशा, स्ट्रिंग जो है हमेशा अपने अलोंग खींचता है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग है, यहां पे थोड़ा थिक स्ट्रिंग दिख रहा होगा आपको। अगर इस स्ट्रिंग पे कोई फोर्स आप उधर लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग इस बॉडी को जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा टेंशन। और टेंशन का दो चीज आपको ध्यान में रखना है, टेंशन जो है कभी पुश नहीं करता है और टेंशन हमेशा अपने अलोंग लगता है। पहला चीज क्या, टेंशन कभी पुश नहीं करता है और टेंशन हमेशा अपने अलोंग लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉक है और कोई आदमी इसको इस रस्सी के मदद से आगे की तरफ खींच रहा है, तो इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा टेंशन, अपने अलोंग। इसको पुश नहीं कर सकता। आपने रस्सी को इधर खींचा है तो ये जब इस ब्लॉक को पीछे धक्का नहीं दे सकता है, अपने तरफ खींच सकता है। अगर मान लीजिए कोई रस्सी इधर लगा हुआ है, स्ट्रिंग इधर लगा हुआ है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये अपने तरफ खींचेगा। अगर आप टेंशन इधर बना देते हैं तो ये तो धक्का देगा जैसे हो जाएगा ना, तो धक्का तो नहीं देगा, ये खींचेगा। तो खींचने के लिए टेंशन किधर लगेगा, इधर। तो ये जो टेंशन हमने बनाया गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये भी टेंशन लगता है। ये टेंशन ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग पे लगाता है, ये टेंशन ये ब्लॉक ये वाला टेंशन इस स्ट्रिंग पे लगाता है, और ये जो स्ट्रिंग है ये टेंशन इस ब्लॉक पे लगाता है। तो स्ट्रिंग हमेशा ब्लॉक को खींच रहा है, अपने तरफ लगा रहा है, इसको आपको ध्यान में देना है। कभी भी टेंशन बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, जैसे हम लोग मान लीजिए एक सिंपल एटवुड मशीन यानी पुली देख लेते हैं। पुली सिस्टम है, पुली सिस्टम में कोई मास m1 है और कोई मास m2 है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेगा, इस पे mg लगेगा, इस पे mg लगेगा जो कि m1g होगा, और ये जो mg लगा है आपका m2g होगा। अब इसमें टेंशन लगना है तो रस्सी इस ब्लॉक को धक्का नहीं दे सकता है, ये खींचेगा। तो खींचेगा किधर, ऊपर खींचेगा टेंशन T से, और ये ब्लॉक इस रस्सी को नीचे खींचेगा टेंशन T से। उसी तरीके से ये रस्सी इस ब्लॉक को टेंशन T से ऊपर खींचेगा, और ये ब्लॉक इस रस्सी को टेंशन T से नीचे खींचेगा। तो टेंशन जब भी लगाएंगे फेस टू फेस लगाएंगे, हमेशा ये फेस टू फेस लगता है। फेस टू फेस लगाने से फायदा क्या होता है, अगर आप फेस टू फेस लगाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। आसानी ये होगी कि आप सीधे यहां से ऐसे घेर देंगे तो जो टेंशन ब्लॉक के साइड रह जाएगा, जो टेंशन ब्लॉक के साइड रहेगा वो हमारे ब्लॉक पे लगा हुआ टेंशन होगा। तो ये टेंशन हमारे ब्लॉक पे लग रहा है, और हम लोग को क्वेश्चन में ब्लॉक को ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली स्ट्रिंग्स जो होता है उसको हम लोग मासलेस कर देते हैं क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन लगाएंगे। टेंशन की दो बात हम फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ये हमेशा अपने तरफ लगता है और ये कभी पुश नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप टेंशन लगाएंगे क्वेश्चंस में। अगले फोर्स पे आते हैं हम लोग। अगला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। इस फोर्स का वही जरूरत पड़ेगा जहां पे क्वेश्चंस में स्प्रिंग इन्वॉल्व होगा। जहां पे स्प्रिंग नहीं इन्वॉल्व होगा वहां पे ये फोर्स लगता नहीं है। तो मान लीजिए कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये अपने मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन जहां पे वो स्थिर है, इक्विलिब्रियम में है, ना इधर जाना चाहता है ना उधर जाना चाहता है। आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं अगले टाइम पे,
आप इसको जबरदस्ती खींच देते हैं तो ये अपने मीन पोजीशन से अलग हट गया। आपने क्या किया, इसको एक्स स्ट्रेच दे दिया, आप इसको एक्स स्ट्रेच दे दिए। तो जब एक्स स्ट्रेच आप देते हैं तो जो फोर्स लगता है स्प्रिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, आर फॉर रिस्टोरिंग। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और ये उतना ही लगता है जितना आपने स्ट्रेच किया है। अगर आप एक्स स्ट्रेच करेंगे तो वो भी रिस्टोर करने के लिए उसके प्रोपोर्शनल ही फोर्स लगाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्ट्रिंग का, वो हमारा एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहां पे आप एक माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी रहता है तो आपको क्या करना है, इक्वालिटी में बदलने के लिए एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो आप यहां के कांस्टेंट लगा देंगे तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला F इजकल्स टू माइनस के एक्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस स्प्रिंग मास सिस्टम को आपने दबा दिया है, कंप्रेस कर दिया है, और ये मीन पोजीशन से पीछे ही रह गया, तो आपने इसको दबाया है एक्स से, तो स्प्रिंग जो है रिस्टोर करने के लिए उल्टा फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन फिर अपोजिट है, और जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा ये अपने आप को रिकवर करना चाहेगा। तो ये फोर्स अगेन प्रोपोर्शनल होगा, माइनस का साइन होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और आप एक कांस्टेंट लगा देंगे तो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा हम लोग स्प्रिंग्स के बारे में जब हम लोग एक वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे उस समय स्प्रिंग फोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझ लेंगे। इतना बेसिक्स आपको मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आसानी से बनाने के लिए काफी है। अगला फोर्स हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी जो फोर्स है ये फ्रिक्शन चैप्टर के पहले तक आपको जरूरत नहीं है। जब चैप्टर फ्रिक्शन आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद से हर चैप्टर में फ्रिक्शन भी आने लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बिना फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछता है तो उस समय आपको इसकी जरूरत नहीं, बिना फ्रिक्शन करेगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो आपको जरूरत पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी इधर स्लाइड करने वाला है, स्लाइडिंग टेंडेंसी, इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, आगे की तरफ। स्लाइड किधर करने वाला, आगे की तरफ। बहुत लोग इसको स्लाइडिंग टेंडेंसी की जगह पे इंपेंडिंग मोशन भी बोलते हैं। इंपेंडिंग मोशन मतलब जो होने वाला है, और एक होता है रिलेटिव मोशन जो हो रहा है। रिलेटिव मोशन जो हो रहा है, इंपेंडिंग मोशन जो होने वाला है। स्लाइडिंग टेंडेंसी को इंपेंडिंग मोशन बोलते हैं। तो ये इधर होने वाला है तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, पीछे। अगर स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। या फिर मान लीजिए कोई दूसरा केस है जिसमें ब्लॉक ऑलरेडी मूव कर रहा है। एक ब्लॉक है, वो किसी वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन हो या ना हो, ये मूव कर रहा है, तो इसका रिलेटिव मोशन किधर है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जमीन को पीछे छोड़ते जा रहा है और ये आगे चलते जा रहा है, तो इसका रिलेटिव मोशन जो है वो आगे की तरफ है, तो इसमें भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग टेंडेंसी को या रिलेटिव मोशन को, दोनों को अपोज करता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आ जाता है कि हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है। हम लोगों को ऐसा लगता है या हम लोग ऐसा कहीं समझ जाते हैं या सीख लेते हैं कि हम लोग जब चलते हैं तो हमारा बॉडी आगे चल रहा है तो हम पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हम जब आगे चलते हैं तो हमारा बॉडी आगे चल रहा है, तो हमारे बॉडी पे फ्रिक्शन तो लगता नहीं है। हमारे बॉडी पे अगर बहुत कुछ लग रहा होगा तो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग लेते नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर लेते भी हैं तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में लेंगे। तो अभी हम लोग अपने पॉइंट को कन्फाइन करते हैं कि अगर फ्रिक्शन चैप्टर में अगर कोई आदमी आगे मूव कर रहा है तो वो उसका मूवमेंट आगे है, लेकिन उसके बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, वो भी आगे लगेगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लगता है पीछे होना चाहिए, पीछे नहीं होगा, क्यों, वो बताते हैं। बॉडी का मूवमेंट नहीं देखना है, फ्रिक्शन बॉडी पे तो लगा नहीं, फ्रिक्शन लगा आपके फीट्स पे। तो आपका फीट किधर जा रहा है, फीट आपका जमीन को पीछे पुश कर रहा है। तो अगर आपका ये फीट है, आपका फीट है, ये जमीन को आप पीछे पुश कर रहे हैं, यू आर पुशिंग द फ्लोर।
पुशिंग द फ्लोर, फ्लोर को आप पीछे पुश कर रहे हैं, फ्लोर को पीछे पुश कर रहे हैं, आप पे रिएक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। आपके जूते की स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, पीछे, तो आप पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तो अब कभी कोई पूछे कि फ्रिक्शन अगर हम लोग चलते हैं तो किधर लगता है, तो मोशन के अगेंस्ट बोलने के चक्कर में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पीछे लगता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे लगता है। चलिए अब हम लोग अगले फोर्स में चलते हैं। अगला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये सब अभी 11th में फिलहाल रेयरली ही कभी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लेकिन जब आगे जाएंगे तो हम लोग को ये सारे फोर्सेस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी फोर्सेस होते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, तो उसके लिए मैकेनिक्स के अंडर में उसको स्पेसिफिकली पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा F इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स का भी बहुत फॉर्मूला होता है, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। और ऐसा सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। F इजिकल्स टू GM1 M2 बाई R स्क्वायर। तो एकदम सिमिलर है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ K मैग्नेटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास 1 मास 2 सेपरेशन, चार्ज 1 चार्ज 2 सेपरेशन, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज सेकंड, ये है हमारा यहाँ पे। तो ये फोर्सेस होता है, ये फोर्सेस का जरूरत जब पड़ेगा तो हम लोग लगाएंगे। ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा एक चीज हम आपको और बता दें कि ग्रेविटेशन फोर्स में हमने सिर्फ mg अभी सीखा, F इजिकल्स टू mg। F इजिकल्स टू एक और फॉर्मूला जो हमने उधर पढ़ा, GM1 M2 बाई R स्क्वायर। ये दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? अगर आप सोचते हैं कि दोनों फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इन दोनों फॉर्मूला में अंतर है। ये जो फॉर्मूला है ये दो किसी भी मासेस के बीच का फोर्स बता देगा, जबकि ये इसमें एक मास कुछ भी हो सकता है, बट दूसरा मास अर्थ कंपलसरी है, क्योंकि आपने यहां यूज किया है G, और G का वैल्यू यूजुअली हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ का ही होता है। अगर आप दो पेन्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो आप ये फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि G के एक्सेलरेशन से नहीं खींचेगा दूसरे पेन को, ये खींचेगा समथिंग डिफरेंट से। तो इसलिए फिर वहां पे ये फॉर्मूला लगेंगे, मास 1 ऑफ द फर्स्ट पेन, मास 2 ऑफ द सेकंड पेन, एंड सेपरेशन बिटवीन द पेन, दोनों पेन के बीच में। तो ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ये हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग आगे। ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एक चीज आपको और समझना जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स के साथ हम एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग पढ़ने के दरमियान में ये सुनते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स भी होता है। तो बहुत ज्यादा उसके लिए चिंतित नहीं होना है, क्योंकि फोर्सेस एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए हम सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल का डिस्कशन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, कोई हम लोग बॉब है, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ईंट पत्थर आप बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो गोल गोल घुमा रहे हैं, इसमें इधर फोर्स लगता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब ये तो है रस्सी हमारा, ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन, स्ट्रिंग में हमारा लगेगा टेंशन। अरे यही तो सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ अलग से नहीं होता है, वो कोई अलग से चीज नहीं है, तो हम लोग को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है, प्लस Ze इसमें चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर, तो प्लस Ze चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है या जो भी है अपने पोजीशन पे है, तो इस पे अंदर के तरफ फोर्स लगेगा F इजिकल्स टू K Q1 Ze, मतलब ये वाला चार्ज, माइनस E इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन। यही तो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है यहाँ, सेंट्रीपेटल। सेंट्री मतलब सेंटर, पेटल मतलब सीकिंग, खोजने वाला। तो सेंट्रीपेटल फोर्स अलग से नहीं आता है। अब बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसका सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, जिसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब स्यूडो का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसमें हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगाते हैं। ये एक स्यूडो फोर्स है। तो MAC PSEUDO, स्यूडो, झूठा फोर्स, ऐसा होता नहीं है, हम लोग लगाते हैं।
तो ये जो फोर्स हमारा हो गया ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया, तो ये भी कुछ अलग से तो है नहीं, ये F इज टू m में ही है। तो इसके लिए हम लोग को नहीं घबराना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो अभी अब तक अभी तक आपने जितना पढ़ा, ये सारे फोर्सेस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मैकेनिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको समस्या नहीं होगा। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस हुआ।